हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआईए प्रॉपर्टी के बारे में। आपने सीआईए प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम सुना होगा नेटवर्किंग के अंदर। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे प्रॉपर तरीके से डिटेल में क्या होता है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सीआईए रेफर्स टू द कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो सीआईए प्रॉपर्टी किसको रेफर करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को। किसकी अवेलेबिलिटी को? डेटा की। विच आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या है? कोर प्रिंसिपल्स है। तो इनके बारे में अभी हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से डिटेल में। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या है और अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है। These principles are essential for ensuring the proper protection and management of information as it moves through networks or is stored on a systems। तो ये क्या करता है? प्रॉपर तरीके से हमारे डेटा की प्रोटेक्शन करता है, इंश्योर करता है डेटा की प्रोटेक्शन को। और डेटा जो इंफॉर्मेशन होती है उनको मैनेज करने के लिए। और जैसे कि ये आपको पता ही है, आपका जो डेटा होता है या तो वो सिस्टम में स्टोर होगा और जो हमारा नेटवर्क पे मूव करता है। तो सीआईए मेथड के थ्रू क्या होता है, हमारे डेटा की हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करते हैं, डेटा की इंटीग्रिटी को अचीव करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा आपका चेंज ना हो। और अवेलेबिलिटी को हम अचीव करते हैं। जो इसका मेन मोटिव होता है डेटा की जो सिक्योरिटी है उसको अचीव करना, डेटा की प्रोटेक्शन करना। ठीक है। तो ये चीजें होती है, डेटा आपका हैक ना हो जाए उसे सेव करना। सी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एंश्योर दैट डेटा इज ओनली एक्सेसिबल टू दोज हु ऑथराइज टू व्यू इट। तो जो आपका डेटा है उसी यूजर को एक्सेसिबल हो जो उस डेटा के लिए ऑथराइज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी और यूजर को वो डेटा एक्सेस हो। This protects sensitive information from unauthorized access, often through encryption, access control policies and secure communication channels। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई यूजर है, ठीक है। उसने कोई चिट्ठी सेंड करनी है, कोई लेटर सेंड करना है किसी के घर पे। तो वो क्या करेगा, उस अपना एक लेटर बनाएगा और उसको सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या चाहेंगे यहाँ पे? देखिए लेटर में भी क्या होता है कि वो तो खुल जाता है और दोबारा चिपक भी जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डेटा है हैकर्स के लिए, वो उसको देख भी सकते हैं अगर उनको कोई लूप होल मिलता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप चाहेंगे कि भाई डेटा जो है ना वो हमारा सुरक्षित पहुंचे, कॉन्फिडेंशियल मतलब कि रहे डेटा। ऐसा ना हो कि भाई कोई आया बंदा घर में ही और भेजना था आपने किसी को वो, ठीक है, घर में किसी ने अटेंड किया या कोई बाहर का यूजर आ गया, कोई मैन इन द मिडल आ गया और उसने क्या करा, उस चिट्ठी को पढ़ लिया। तो इससे क्या हो गया, वो डेटा क्या है आपका कॉन्फिडेंशियल नहीं बचता है फिर। ठीक है। जब डेटा किसी ने पढ़ ही लिया, किसी ने वो लेटर देख ही लिया भाई क्या लिखा हुआ है उसमें, तो वो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल नहीं बचता है। तो भाई यहाँ पे अब क्या होता है, जो इसको जो ब्रीच करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज करते हैं, जो हमारे मैन इन द मिडल होते हैं या हैकर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं। देखिए किस किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। देखिए एक तो होता है आपका डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करने के लिए, पहला है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो यहाँ पे देखिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो एक तो ये अटैक हो सकता है, जिसको नहीं पता है तो वो आप देख लेना, बाकी एक छोटा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने वेब पेज लॉगिन किया, ठीक है, वेब पेज एक्सेस किए। वहाँ पे आपने क्या करा, कोई पोर्टल है आपका और भाई आपने लॉगिन किया। सपोज करिए पेटीएम की साइट लॉगिन कर ली या आपने कोई बैंक की साइट लॉगिन कर ली या एक्स वाई जेड कोई भी आपकी साइट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे। ठीक है। जो नॉर्मल यूजर होता है उसको नहीं पता होता है कि भाई ये पेज सही है नहीं है, वो ज्यादा आइडिया नहीं लगा पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई यूजर क्या करेगा, जो हैकर होगा, हैकर ये यूजर हो गया, ये सिस्टम पे बैठा हुआ है, हैकर क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा सेम हमारा जो एक्चुअल पेज होता है उसकी तरह। सपोज करिए यहाँ पे पेटीएम हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। पेटीएम का लिंक क्या करेगा, वो यहाँ पे सेंड कर देगा यूजर को।
तो यूजर कोई ऑफर दे देगा इसमें भाई, ये ऑफर आए हुआ है, इतना कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप इस लिंक के थ्रू कुछ परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस पेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन जो आप करोगे वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपका चला जाएगा। तो इसका मतलब होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो ऐसी हमारे पास और भी चीज़ होती है, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग हो गया। पासवर्ड क्रैकिंग के बाद फिशिंग स्कैम्स हो गया, आपको वही रियल नेम से ईमेल सेंड करेगा, आपको लगेगा रियल है बट वो फिशिंग अटैक्स होता है, कुछ एड वेड सेंड कर देंगे, उसके थ्रू आप झांसे में आ जाएंगे। ठीक है। मालवेयर अटैक्स हो गया, अनसिक्योर्ड नेटवर्क हो गया, इनसाइडर थ्रेट हो गया। इनसाइडर थ्रेट का मतलब होता है कि आपके नेटवर्क में ही कोई अटैकर बैठा हुआ। तो इस तरीके से आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक की जा सकती है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो आप चाहेंगे भाई जो आपका डेटा है ना वो इनक्रिप्ट होना चाहिए। तो इनक्रिप्ट करने के लिए क्या क्या होता है, कुछ टूल्स आते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वो क्या करता है, प्रॉपर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करते हैं और प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखते हैं, डेटा इनक्रिप्टेड रहता है। आपने देखा भी होगा जो जब आप मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप आप ओपन करेंगे या वीडियो कॉल करते हैं, ये डेटा इज इनक्रिप्टेड। डेटा इज इनक्रिप्टेड, इस टाइप का मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। और कुछ टूल्स आते हैं, अगर आप मान लीजिए आप कोई सपोज करिए कोई प्लेन टेक्स्ट की फाइल सेंड कर रहे हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कि ट्रू क्रिप्ट आता है, एक्सक्रिप्ट आता है, बिट लोकर आता है। बिट लोकर आपने अपने सिस्टम में देखा होगा। तो बिट लोकर से क्या होता है, आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहता है। बिट लोकर, अगर आप बिट लोकर अनेबल करते हैं तो आपका जो डेटा होता है सिस्टम का वो इनक्रिप्टेड रहता है। अगर आप उस हार्ड ड्राइव को, या हार्ड ड्राइव चोरी हो जाती है, किसी और सिस्टम में लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो बिट लोकर का काम भी इंक्रिप्शन का होता है। और फिर साइफर शेयर्ड करके भी एक टूल आते हैं, तो और भी टूल आते होंगे, तो आप देख लेना। आपको सिंपली सर्च करना है इंक्रिप्शन टूल। तो इस तरीके से हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंश्योर दैट द डेटा रिमेन्स एक्यूरेट। डेटा जो है आपका एक्यूरेट होना चाहिए यूजर के पास पहुंचने तक। और वो डेटा आपका कंप्लीट होना चाहिए और अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब है यहाँ पे कि भाई आपका डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, अल्टर नहीं होना चाहिए आपका डेटा। ठीक है। ensures that the data remains accurate, complete and unaltered during transmission or storage. Any unauthorized modification to the data, either accidental or malicious, are prevented or detected. जो भी आपका अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हो रही है डेटा के अंदर, कोई हैकर है मॉडिफिकेशन कर देता है डेटा के अंदर, तो क्या होना चाहिए, वो आपका प्रिवेंट होना चाहिए और डिटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है इंटीग्रिटी का। सपोज करिए दोबारा से हम एग्जांपल लेते हैं सेम। यहाँ पे यूपीआई का एग्जांपल लेते हैं इस बार। ये कोई यूजर है, ठीक है। ये कोई यूजर है, इसने पैसे सेंड करने हैं किसी दूसरे यूजर को, अपने फ्रेंड को। ठीक है। ये फ्रेंड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इसने 100 रुपये सेंड करना है इस यूजर को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा आया बीच में और उसने क्या करा, 100 रुपये को बना दिया 10 रुपये। ठीक है। आपने भेजे 100 रुपये, 10 रुपये उसको भेज दिए और यहाँ पे 90 रुपये खा गया। ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से। तो यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि इंटीग्रिटी का मतलब ये है, जो आपका डेटा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा आधा गया, आपने कोई मैसेज भेजा ABCD, यहाँ पे AB तो पहुंचा लेकिन CD नहीं पहुंचा। ठीक है। और डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो हमारे कुछ डेटा इंटीग्रिटी को ब्रीच करने के लिए पहले टूल बता देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें होती है। सिक्वल इंजेक्शंस आपने सुना होगा।
सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू हम डेटा की इंटीग्रिटी को ब्रीच कर सकते हैं। मालवेयर अटैक, मालवेयर अटैक, इससे भी क्या होता है, आपका डेटा चेंज हो जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, ठीक है। मैन इन मिडल अटैक हो सकता है, अगर डेटा हैक ही हो गया तो वो कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने कॉन्फिडेंशियलिटी में देखा था, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या था, मैं एक बार दोबारा लेके चलता हूँ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में एक क्या होता है, जब हम अचीव कर लेते हैं, अगर डेटा हम सेंड कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या किसी और लोकेशन पर, कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हैं, अगर डेटा आपने यहाँ पे इनक्रिप्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी को आपका डेटा मिल भी जाता है ना, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि क्यों इश्यू नहीं है, क्योंकि उस डेटा को डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। अगर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाए तो ठीक है, अगर कर लिया तो फिर इश्यू है, तो इसके लिए आपको हायर पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे ये आपकी सेफ्टी है, अगर आप इनक्रिप्ट करके भेजते हो तो वो जो डेटा है ना, हैकर के काम का ही नहीं है। वो उसने हैक तो कर लिया, ले तो लिया, लेकिन उसके काम का ही नहीं है। आपने कोई यहाँ से लेटर सेंड किया ए से बी को, और भाई किसी यूजर ने खोल लिया बीच में, वो भाई देख लूँ क्या है, कोई पैसे तो नहीं है उस लेटर के अंदर भाई, जो आपने एनवलप है, एनवलप के अंदर कोई पैसे तो नहीं है, तो वो सब देखने के लिए उसने खोल लिया, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए, हो सकता है उसके अंदर लेटर हो, लेटर को वो भाई ये पढ़े, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, अगर उसने देख ही लिया तो प्रॉब्लम है। अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव की हुई है, डेटा आपका इनक्रिप्ट है, तो क्या होगा, उसके काम का ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इंटीग्रिटी में क्या होता है, इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं। तो टूल तो हमने देख ही लिए, ब्रीच करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, मालवेयर अटैक हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, डेटा टेम्पर हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, अल्टर हो सकता है डेटा। तो यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए इंटीग्रिटी को, तो यहाँ पे कुछ चीजें होती है, MD5 सम और SFP चेकर, SHA-256 की हेल्प से हम डेटा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, MDF सम, इसका मतलब बता देता हूँ क्या है इस टूल में। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आपका कोई प्लेन टेक्स्ट डेटा है, आपने कोई यहाँ पे एक वर्ड की फाइल है, तो आप क्या करेंगे, उस टूल में अपलोड करेंगे, उस फाइल को आपने अपलोड कर दिया, उसको अपलोड करने के बाद एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, वैल्यू कैलकुलेट होगी, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 5 8 9, ये वैल्यू क्रिएट हो गई। तो आप ये वैल्यू क्या करेंगे, सेंड कर देंगे यूजर के पास, जिसको आप सेंड कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में ये आपने ये वैल्यू भी यूजर के पास चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा यूजर है जिसके पास ये डेटा गया, तो वो क्या करेगा, दोबारा से इस फाइल को अपलोड करेगा और चेक करेगा कि भाई जो मेरे पास वैल्यू भेजी है वो आपकी सेम है या नहीं है। अगर वो सेम वैल्यू कैलकुलेट होती है अगेन, तो इसका मतलब डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, डेटा आपका अल्टर्ड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, सपोज करिए यहाँ पे 1 को 0 बना दिया, 3 को 5, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होगी ना आपके डेटा में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो रही है तो मतलब मॉडिफिकेशन हो रही है डेटा में। तो इस तरीके से पता किया जा सकता है और अचीव किया जा सकता है जो आपकी डेटा है उसकी इंटीग्रिटी को, ठीक है। दो चीजें हो गई यहाँ पे, पहला हो गया डेटा आपका इनक्रिप्ट हो गया, और दूसरा हो गया आपका इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी आपने अचीव कर ली। और तीसरा आता है हमारा अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, A फॉर अवेलेबिलिटी, ensures that data and network resources are available to authorized users when needed. This involves protecting against disruptions like network outage, denial of services, denial of service attacks, और हार्डवेयर फेलियर, रिडंडेंसी, फेलोवर मैकेनिज्म एंड बैकअप सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये तो होगी हमारी डेफिनेशन।
तो यहाँ पे ऑलवेज आपको ऑथराइज करना है डेटा, मतलब कि जो ऑथराइज यूजर है उसके लिए जब भी जरूरत पड़े यूजर को, ऑथराइज यूजर को वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है। आपने यहाँ पे वीपीएन बना के दे दिया, या कोई भी कंपनी का नेटवर्क है, ये उनके लिए जो घर से काम करते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम यूजर है, तो ये अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं। और यहाँ पे आपने एक स्टोरेज लगाई हुई है ऑफिस के अंदर भाई, जिसमें सबका डेटा लगा हुआ है, एचआर का, सेल्स का, सबका। वो क्या करता है यूजर, भाई वीपीएन के थ्रू या कैसे न कैसे करके, जो भी मैकेनिज्म कंपनी में है, तो क्या करता है वो यहाँ पर अपनी कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद उस डेटा को चेक करते हैं और उस डेटा को यूज करते हैं कि भाई इस डेटा पे मुझे काम करना है, तो इस पे मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो ऑथराइज यूजर है ना, उनको हमेशा डेटा को अवेलेबल करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, उनके लिए, कि भाई आपका जो डेटा है ये 24/7 हो। ऐसा ना हो कि हार्डवेयर फेलियर हो गया आपके सर्वर का, या फिर डेटा करप्ट हो गया, या कोई मैन इन द मिडल आया, उसने जो स्टोरेज है उसको करप्ट कर दिया, या पावर आउटेज हो गई। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, डीडोस हो गया, डीडोस हो गया, तो ये सब अटैक्स से बचने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज होने चाहिए, और आपकी जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा को कैसे ब्रीच किया जा सकता है, ये तो मैंने बताई, डेटा कह रहा हूँ अवेलेबिलिटी को कैसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है। कि भाई यहाँ पे आपका जो पावर चला गया, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, डीडोस अटैक हो गया, डी डीडोस अटैक हो गया, तो इस तरीके से आपकी जो है वो अवेलेबिलिटी ब्रीच हो जाती है। और इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए, अचीव करने के लिए अगर पावर डाउन होती है, पावर डाउन, उसके लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से यूपीएस होने चाहिए, अच्छे बैकअप वाले। कि भाई अगर पावर डाउन हो जाती है 2-3 घंटे के लिए, तो आपका जो यूपीएस है वो चलता रहे। अगर एक दिन पावर नहीं आते तो उसके लिए भाई आपके पास जनरेटर होने चाहिए, या और जो भी चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल होनी चाहिए पावर के लिए, जिससे कि आप पावर प्रोवाइड कर सके अपने नेटवर्क में। और उसके बाद आता है डेटा करप्ट हो गया। डेटा करप्ट हो गया तो इस केस में आप क्या करोगे, डेटा का प्रॉपर तरीके से बैकअप लोगे, वीकली लोगे, या मंथली लोगे, या डेली लोगे। तो बैकअप लोगे, इन केस आपका डेटा जो है या सर्वर जो है वो फेलियर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, बैकअप से डेटा को रिस्टोर कर दोगे। तो ये चीज हो गई। इसके बाद आता है डोस अटैक हो रहा है या डी डोस अटैक हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके नेटवर्क में फायरवॉल यूज करोगे। फायरवॉल यूज करोगे, आईपीएस यूज करोगे, या और जो भी टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज करके, जो डीडोस अटैक हो रहा है, जो कोई बाहर से हैकर है वो डोस अटैक के थ्रू आपके सर्वर को करप्ट कर रहा है, या उसको सीपीयू हाई यूटिलाइजेशन चली जा रही है, उसके वजह से आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होने की वजह से आपका सर्वर डाउन हो जा रहा है, तो उनसे सेव करने के लिए आपके पास आईपीएस होना चाहिए, फायरवॉल होने चाहिए, आईडीएस होने चाहिए, डिटेक्ट कर सके कि भाई कहाँ से ये अटैक आ रहा है। और हार्डवेयर फेलियर ना हो, या हार्डवेयर फेलियर हो जाता है यहाँ पे, तो उससे बचने के लिए आपके पास बैकअप में और सर्वर भी होना चाहिए। इन केस ये आपका ये वाला सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपका बैकअप सर्वर यानी कि स्टैंड बाय सर्वर जो है प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सीआईए प्रॉपर्टी के अंदर जो सीआईए का मीनिंग होता है, सीआईए रेफर करता है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को। ये हमारे जो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को बताते हैं, इंटीग्रिटी को बताते हैं, अवेलेबिलिटी को बताते हैं। और ये हमारे मेन प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, जो यूज होते हैं। और जो इनका काम जो होता है वो डेटा की प्रोटेक्शन करना होता है, और जो आपके इंफॉर्मेशन है उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। कि भाई आपका डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल रहे,
डेटा चेंज ना हो, डेटा आपका इनक्रिप्टेड रहे, और 24/7 आपका डेटा अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आता है इसमें कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ये तो मोटा मोटी मैंने बता दिया। एक बार दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल क्या होता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि भाई डेटा आपका जो है इनक्रिप्ट होना चाहिए, डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड, और इट शुड बी अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड यूजर ओनली। ठीक है, ओनली ऑथराइज्ड यूजर को ही आपका जो डेटा है वो एक्सेस हो। ये ऐसा ना होना चाहिए कि भाई कोई भी आके आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है और देख पा रहा है क्या डेटा है क्या नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इश्यूज होते हैं। तो आपका डेटा जो है वो ऑलवेज इनक्रिप्ट होना चाहिए, ACL आपने बनाए होने चाहिए कि भाई कौन किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, कौन किस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। व्हाट्सएप ने आपने देखा होगा, या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कुछ अमाउंट भेजते हैं किसी को, तो बीच में तो चेंज नहीं होती है, उसको कोई देख नहीं पाता है। बस कौन देख पाता है, या तो आप देख पा रहे हो या एंड यूजर देख पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, व्हाट्सएप में भी कोई नहीं देख पाता है आपके डेटा को। ठीक है, उसमें लिखा भी आता है कि आपका डेटा इज इनक्रिप्टेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। डेटा आपका इनक्रिप्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने डेटा को पढ़ लिया। तो इनक्रिप्ट का मतलब ये है कि अगर डेटा मान लो किसी के पास चला भी जाता है, कोई हैकर है, किसी हैकर ने डेटा को कैप्चर कर लिया, तो उसको रीड करेगा तो वो डेटा समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो उसके डेटा काम का नहीं है। तो और उस चीज में आपको भाई कोई इश्यू भी नहीं होने चाहिए ज़्यादा। वैसे इश्यूज तो है ही, आपका डेटा चला गया, लेकिन कम से कम आपको ये श्योरिटी रहेगी कि भाई डेटा इनक्रिप्ट है, वो किसी के काम का नहीं है। इंटीग्रिटी में क्या आपको करना पड़ता है, डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और अल्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डेटा आपका चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया तो फिर इश्यूज है। सपोज करिए आप किसी को UPI के थ्रू 100 रुपये भेज रहे हैं और उसके पास पहुंच रहे हैं 20 रुपये, तो कुछ फायदा नहीं है। बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख रुपए आपने ट्रांसफर किए, यूजर को गए सिर्फ कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेटा अल्टर नहीं होना चाहिए। आपने किसी को कोई फाइल भेजी है, वो फाइल में आपका आधा डेटा है आधा नहीं है, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी हम यूज़ करते हैं, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, वॉकी टॉकी में आप बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, अगर बीच में हमारा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में करके हेल, तो क्या जाएगा यूजर के पास तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। और इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हैशिंग मेथड यूज करने पड़ते हैं, कुछ टूल्स आते हैं हमारे, वो आपको यूज करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, चेकसम वैल्यू क्रिएट होती है। चेकसम वैल्यू क्रिएट होती है तो आप क्या करते हैं, वो चेकसम वैल्यू यूजर को शेयर करते हैं, जिसको आप डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो भी यूजर उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद चेकसम वैल्यू कैलकुलेट देखेगा कि भाई सेम है या नहीं। अगर सेम है तो डेटा एक्यूरेट है, अदरवाइज नहीं है। आपने देखा होगा कहीं बार सिस्को की साइट पे आप जाओगे, सिस्को या कहीं से भी फर्मवेयर आप डाउनलोड करते हो, फर्मवेयर आपने डाउनलोड किया कहीं से, सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं, जिसको नहीं पता है कि फर्मवेयर क्या होता है। मान लीजिए कोई डिवाइस है, डिवाइस का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सिस्को का डिवाइस है, वो डाउनलोड किया, तो वहाँ पे नीचे चेकसम वैल्यू होता है, और ये भी लिखा रहता है कौन सा MD5, जिससे भी उसका चेकसम कैलकुलेट किया हुआ है वो लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप उसका वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नीचे एक वैल्यू लिखा रहता है, वो वैल्यू से मैच करना चाहिए आपका वैल्यू। अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका नेट ब्रेक हुआ है जब आप डाउनलोड कर रहे थे, या डेटा चेंज हो गया, या फिर डेटा आपका कंप्लीट नहीं है। तो इसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने, MD5 कैलकुलेटर, MD5 चेकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, शाह चेकर। तो ये टूल्स होते हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के लिए क्या होता है, जो यूजर जो ऑथराइज यूजर है आपकी कंपनी में, उसको जो डेटा है आपका अवेलेबल होना चाहिए ऑलवेज। हमें 24/7 डेटा शुड बी अवेलेबल। एंड सपोज करिए यहाँ पे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बैंक के सर्वर है, मल्टीपल सर्वर है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कोई यूजर है,
मल्टीपल यूजर आप लगा लीजिए यहाँ पे। ये बैंक हो गया हमारा, कोई भी बैंक हो गया, यहाँ पे नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, दिन भर में कितने लोग कितने ट्रांजैक्शन करते हैं, दुनिया भर के ट्रांजैक्शन करते हैं, लाखों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है पूरे दिन में। और यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए आपका जो सर्वर है वो डाउन हो जाते हैं, पावर आउटेज आ गई, तो आप क्या करेंगे? कितना लॉस है बैंक का। तो इन सब से बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अगर पावर डाउन हुआ है तो आपके पास प्रॉपर पावर के इंतजाम होने चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, यूपीएस होने चाहिए, जो ऑलवेज आपको यहाँ पे पावर प्रोवाइड करता रहे। अगर आपके सर्वर करप्ट हो जाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास बैकअप होने चाहिए। बैकअप से क्या होगा? आप अगर सर्वर करप्ट हो जाता है, आप क्या करेंगे? तुरंत उसको रिस्टोर कर देंगे दूसरे सर्वर में। और ये करप्ट हुआ है, सपोज करिए डोस अटैक हुआ है, यहाँ पे हाई यूटिलाइजेशन चला गया सर्वर का और ये सारे डाउन चले गए। डोस अटैक हुआ है, डी डोस अटैक हुआ है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? आईपीएस यूज करेंगे, या फिर आप यहाँ पे फायरवॉल यूज करेंगे। और वायरस से बचने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पे यूज करेंगे एंटीवायरस यूज करेंगे भाई। किसी से यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे यूजर भी होंगे बैंक के अंदर, ठीक है, तो उनके पीसी में क्या करेंगे? आप एंटीवायरस डालेंगे। तो ये चीजें हो गई। इन सब से बचने के लिए प्रॉपर हमारे पास जो तरीके हैं वो होने चाहिए। हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो आपके पास दूसरे ऐसे बैकअप होने चाहिए। ये आपने सर्वर में पढ़ा होगा डीसी और एडीसी। एक सर्वर डाउन हो गया तो आपका क्या हो, दूसरा सर्वर काम करता रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये तो था आज की वीडियो में हमारा सीआईए प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।